Morning everyone. Today we are going to start a new paper which you have studied to some extent in your previous semesters, uh, and it is an advanced version of that paper, namely econometric theory and applications that you have studied in semester 1 and 2. But in semester 3, this advanced econometric methods paper is an optional paper. Uh, uh, in comparison to this paper, there are other papers. One is that of financial institutions and market, FIM we call in short. The other is theory of development and planning, and the last one is on the population theory and demographic analysis. So you have a choice, you have an option either to take this paper, advanced econometric methods, paper 5D we call it, or you can take the other papers, namely the FIM which I told you, the demographic paper, or the paper of theory and development planning. So in all you have 4 papers here, you have to select one. ये 4 पेपर हैं आपके लिए और इनमें से एक पेपर आपको चुनना है और चॉइस आपकी है। अगर आपकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड ठीक है, आपने मैथ्स अच्छे से अगर आपको आती है, इकोनोमेट्रिक्स आपने पहले पढ़ी, उसमें आपको बहुत समस्या नहीं है, तभी एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड्स का पेपर लें। आप अपने मार्क्स भी देख लें इकोनोमेट्रिक्स में कितने आए हैं सेम 1 में, क्योंकि सेम 2 का एग्ज़ाम हो नहीं पाया, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ उससे आपको ज्ञात नहीं हो पाएगा, केवल आपको सेम 1 के मार्क्स देखने पड़ेंगे। दूसरा जो लेक्चर्स हमने लिए हैं सेम 1 में 2 में, अगर आप उसको इजीली फॉलो कर लेते हैं तो आप इस पेपर को ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि अगर आपने मैथमेटिक्स का पेपर लिया है और इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी है तो आप के सामने चॉइस है, आप इसको लें या दूसरे पेपर लें। तो ये तभी लीजिएगा कि जब आपको मैथ्स ठीक लगे और अच्छे से आप उसे कर लें, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। सेमेस्टर 3 थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है, सेमेस्टर 4 में और एडवांस इसका रूप है, जहां आपको ज़्यादा मैथ्स और ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन वहाँ पे यूज़ होगा इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग। तो मैंने ये चीज़ इसलिए बता दी आपको कि अभी तक जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथ्स अच्छी रही है, उन्होंने ही इसको लिया है और स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है, इकोनोमेट्रिक्स में मार्क्स उनके ठीक हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपको माइंड में रखनी है इस पेपर को लेने के लिए। और चूँकि इजी नहीं है पेपर, इसीलिए ऑप्शन में इसको रखा गया है और आपके सामने ऑप्शन है। फिल्म भी अच्छा पेपर है, डेमोग्राफिक भी अच्छा पेपर है और साथ में थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग पेपर भी ठीक है, तो आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं। कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप यही पेपर लें, और आप अपनी स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, और उसके बाद इन पेपर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आज केवल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसलिए मुझे ये बताना ज़रूरी है कि ऑप्शनल पेपर है और ऑप्शनल के साथ साथ आप तभी इस पेपर को लें जब आपकी मैथ्स अच्छी हो, स्टैट ठीक हो, इकोनोमेट्रिक्स मार्क्स अच्छे हो, अदरवाइज आप दूसरे पेपर ले सकते हैं। एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड्स पेपर 1 है ये, और उसके बाद पार्ट 2 इसका आप सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे। तो जैसे बाकी पेपर्स में आपने सिलेबस को 4 यूनिट्स में बांटा है, वैसे यहाँ भी सिलेबस जो है 4 यूनिट में बांटा है। फर्स्ट यूनिट में जो हिस्से हैं वो 4 मैंने यहाँ दे रखे। मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स क्या है, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, इकोनोमेट्रिक एंड इकोनॉमिक मॉडल्स में क्या फ़र्क है, और जनरल लीनियर मॉडल GLM है, इसका एक बैकग्राउंड आप पहले पढ़ चुके हैं। एजम्पशंस, OLS एस्टिमेशन, कैसे एस्टिमेट करेंगे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से,
और उसका इन्फ्रेंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये 4 चीजें यूनिट 1 में हैं यहाँ पे, इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। और बाकी यूनिट 2 जैसे है अभी मैंने यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि अभी मैं यूनिट 1 से शुरू करूँगा, लेकिन यूनिट 2 में डमी वेरिएबल्स के बारे में है और स्पेसिफिकेशन एरर के बारे में है। तो डमी वेरिएबल थोड़ा आपको पहले सेमेस्टर 1-2 में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस किया गया था डमी वेरिएबल क्या होता है, और यहाँ पे डमी वेरिएबल है तो उसका एस्टिमेशन कैसे होगा उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनका रोल क्या है, और डमी वेरिएबल ट्रैप वगैरह के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही स्पेसिफिकेशन एरर क्या है और अगर है तो हम उसे कैसे एस्टिमेट करेंगे। और ये यूनिट 2 का पार्ट है, वहाँ पे ये 2 मेन चीज़ें हैं, एक डमी वेरिएबल्स के बारे में, एक स्पेसिफिकेशन एरर के बारे में। यूनिट 3 में ऑटो कोरिलेशन है, उसका भी बैकग्राउंड आप पढ़ चुके हैं, और हेटेरोसेडस्टिसिटी है, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स है। डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल बिल्कुल नए हैं और आपने पहले नहीं पढ़ा। हेटेरोसेडस्टिसिटी और ऑटो कोरिलेशन के बारे में आपको थोड़ी जानकारी पहले दी। तो ये 3 टॉपिक जो है मेनली यूनिट 3 में है, ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोसेडस्टिसिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल या डायनामिक मॉडल्स। और यूनिट 4 जो है वो भी बिल्कुल नया आपके लिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है, और कैसे क्या मेथड्स हम यूज करेंगे एस्टिमेशन के लिए। तो ये 4 यूनिट्स में इस तरह से सिलेबस बटा हुआ है। यूनिट 4 में साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स हैं, जहाँ एक से अधिक इक्वेशन हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे। और आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है कि क्या मॉडल एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है या नहीं है, और उसके बाद एस्टिमेशन कैसे करेंगे, उसमें तमाम मेथड्स हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेथड ब्रीफ में आपको बताएंगे। तो ये 4 यूनिट्स इस तरह से बटी हुई हैं, और यूनिट 1 में जो 4 पार्ट हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स क्या है, जो सिलेबस में आपके दिया हुआ। सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, इकोनोमेट्रिक इकोनॉमिक मॉडल्स में क्या फ़र्क है, और जनरल लीनियर मॉडल, एजम्पशंस वेल एज एस्टिमेशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको यूनिट 1 में पढ़नी है, एक एक करके इसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में आगे बढ़ते चलेंगे। एक फ़ायदा ई टीचिंग का ये भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं हो सकते सिलेबस से, वी हैव टू मूव इन अकॉर्डेंस विद द सिलेबस। और लेक्चर्स भी जो हैं बहुत पिन पॉइंटेड रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप जो है या टीचर जो है बहुत ब्रॉडर इश्यूज को कवर कर पाए। बहुत फोकस होके हम लोग को चलना पड़ता है एक स्लाइड के ऊपर, इसलिए वी हैव टू बी वेरी पिन पॉइंटेड इन दिस लेक्चर्स। ये कंटेंट में एक ही फायदा है, थोड़ा सा ये टाइम सेविंग है, और हमारी भी कोशिश है कि आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और आगे भी जैसे आप लोगों ने कहा कि स्लाइड शेयर जो है वो छोटा रखिएगा, तो यहाँ पे भी मैंने छोटा स्लाइड शो रखा हुआ है, खासकर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, और आपको टाइम मिले आप सोच सकें आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे हमने शुरुआत मीनिंग ऑफ इकोनोमेट्रिक्स से की है, इसके बारे में आपको पहले भी मैंने बताया था जब पीटीए आप पढ़ते थे कि व्हाट ऑल इकोनोमेट्रिक्स इज अबाउट। इकोनोमेट्रिक्स जो है उसका क्या बेसिकली अर्थ है। तो इकोनोमेट्रिक्स अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो 2 शब्दों में तोड़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स प्लस मैट्रिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब है यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप से, वो मैंने लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स का बेसिक अर्थ है एम्प्लाइज दैट का साइन बना हुआ है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप से। और मैट्रिक्स का अर्थ है टू मेजर, मेजरमेंट से है।
तो इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच मेजर इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। इकोनोमेट्रिक्स जो है इट इज दैट ब्रांच विच मेजर्स इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को मेजर कर सके, वेरीफाई कर सके, उसे हम इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। तो पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये भी है कि आपको शब्द ज्ञान हो तो आपको ये पता चल सकता है कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली फैसिलिटेट इन मेजरिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, इन वेरीफाइंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप। जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स है उसका एम्पेरिकल वेरिफिकेशन हम इकोनोमेट्रिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पे लास्ट पैरा में दिया, इकोनोमेट्रिक्स देयरफॉर इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with measuring economic relationships। यानी इकोनोमेट्रिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की which deals with measuring economic relationships, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को एम्पेरिकली मेजर करता है, इवेल्युएट करता है, एग्जामिन करता है, उसको हम इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। मेजरमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है या बहुत सिंपल नहीं है, इसीलिए इकोनोमेट्रिक्स जो है अगर आप तमाम टेक्स्ट बुक देखेंगे तो बहुत सिंपल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो मेजरमेंट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इट रिक्वायर्स यूज ऑफ मैथ्स, स्टैट एंड इकोनॉमिक्स। और मेजरमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि ये तीन विषयों का सम्मिश्रण है, मैथ्स का, स्टैटिस्टिक्स का और इकोनॉमिक्स का। इसीलिए मैंने कहा कि मैथमेटिकल नॉलेज आपकी ठीक हो, स्टैटिस्टिक्स आपको आती हो और साथ में आपने जो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रखी है उसकी बारीकियां आपको पता हो, तब आप इकोनोमेट्रिक्स का अध्ययन कर सकते हैं। तो मेजरमेंट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि इसमें तीन अलग अलग विषयों का सम्मिश्रण है, इंटीग्रेशन है। और इसीलिए यहाँ पे हमने पहले पैरा में दिया हुआ, मेजरमेंट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिक्वायर यूज ऑफ मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। और इन तीनों को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तब ये इकोनोमेट्रिक्स बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने फाइनल डेफिनेशन एक दी हुई है, इकोनोमेट्रिक्स देयरफॉर इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, is the integration of economics, mathematics and statistics for the purpose of verifying economic relationships. For the purpose of verifying economic relationships through suitable estimation procedures. Through suitable estimation procedures. इसमें एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटीग्रेशन है इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का, और इंटीग्रेशन इसलिए किया गया है ताकि हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को वेरीफाई कर सके। एम्पेरिकली वी कुड वेरीफाई इकोनॉमिक रिलेशनशिप, एम्पेरिकल इवैल्यूएशन कर सके थ्रू सुटेबल एस्टिमेशन प्रोसीजर्स। जो एस्टिमेशन प्रोसीजर्स हैं वो भी सुटेबल होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एस्टिमेशन प्रोसीजर्स हैं इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग के, और आपको एक सुटेबल उसमें से एस्टिमेशन प्रोसीजर सेलेक्ट करना पड़ेगा। These estimation जो लास्ट है, एस्टिमेशन प्रोसीजर्स फॉर्म ब्रॉडर पार्ट ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। ये जो एस्टिमेशन प्रोसीजर्स हैं ये इकोनोमेट्रिक मेथोडोलॉजी का एक ब्रॉडर पार्ट कवर करते हैं या बताते हैं। तो these estimation procedures form part of broader methodology of econometrics। तो जो इकोनोमेट्रिक्स की मेथोडोलॉजी है उसके एक ब्रॉडर पार्ट को ये कवर करते हैं, ये एस्टिमेशन प्रोसीजर। तो अभी हम ब्रीफ में आपको बताएंगे मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा, कि कौन कौन से मेथड्स हम लोग इकोनोमेट्रिक्स में यूज करते हैं या कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं जो हम इकोनोमेट्रिक्स में यूज करते हैं। ये हमने नेक्स्ट स्लाइड शो में यहाँ दिया। ये एक्चुअली जो चार्ट प्रेजेंटेशन बनाया है ये थोड़ा सा बारीक है, हो सकता है कि आपको बहुत ध्यान से देखना पड़े,
क्योंकि जो मैक्सिमम हम इसको ला सकते थे फॉन्ट साइज में वो मैंने लाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी फॉन्ट थोड़े छोटे हैं, तो आप सुन भी सकते हैं और साथ में नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इकोनोमेट्रिक मेथड्स हैं सबसे ऊपर, उसको हमने बाइफरकेट किया है दो पार्ट्स में। पहला पार्ट है सिंगल इक्वेशन मेथड्स, जहां केवल एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन में जो पैरामीटर्स हैं उसे एस्टिमेट करना। दूसरा पार्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, वहां एक से अधिक इक्वेशंस हैं और उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना और फिर पैरामीटर्स की वैल्यू निकालना। तो पहली चीज तो ये जो इकोनोमेट्रिक मेथड्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक सिंगल इक्वेशन मेथड्स कहलाते हैं, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड्स कहलाते हैं। ये दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा भी कुछ और माइनर डिटेल्स हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। सिंगल इक्वेशन मेथड की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो OLS मेथड है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड या क्लासिकल लीस्ट स्क्वायर मेथड, वो आता है। और दूसरा आता है जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। तो फिर हमने सिंगल इक्वेशन मेथड्स को दो पार्ट में बांटा है, क्लासिकल लीस्ट स्क्वायर और जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। और क्लासिकल लीस्ट स्क्वायर से हम पैरामीटर्स एस्टिमेट कर सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं। टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, उसके माध्यम से हम पैरामीटर्स पहले हम एस्टिमेट करेंगे, फिर पैरामीटर्स की टेस्टिंग टी टेस्ट से होगी, और जो ओवरऑल रिग्रेशन मॉडल है आर स्क्वायर, उसे हम एफ रेशियो से टेस्ट करते हैं। इस मेथड का मेन यूज है कि अगर आप फोरकास्ट करना चाहें तो फोरकास्टिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या है कि अगर मान लीजिए वेरिएबल्स क्वांटिफाइबल नहीं है, तब आप डमी वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने बताया यूनिट 2 का पार्ट है। और डमी वेरिएबल्स को आप कैसे एस्टिमेट करेंगे OLS मेथड से, वहां आप पढ़ेंगे। और उसके बाद कई बार ये है कि आप लीनियर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं, जैसे कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, वहाँ आपके दो पैरामीटर्स है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप 1 लगा दें तो आप लीनियर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं मॉडल पर, और तब आप अल्फा का शेयर निकाल सकते हैं जो लेबर का कोफिशिएंट है, और अल्फा निकल आएगा तो बाकी शेयर कैपिटल का हो जाएगा। तो कई बार आप रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर यूज करते हैं, लीनियर रिस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं। फिर स्पेसिफिकेशन एरर यूनिट 2 का पार्ट है, वहां भी आप कैसे एस्टिमेशन करेंगे OLS मॉडल से, वो वहां पे आपको बताया जाएगा। मल्टी कोलिनियरिटी के केस में जहाँ पे आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आपस में हाईली कोरिलेटेड हैं, तो उनमें से आप किसी को ड्रॉप करके या प्रॉक्सी वेरिएबल लेके एस्टिमेशन कर सकते हैं। लैग्ड वेरिएबल के केस में भी आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। और एरर्स इन वेरिएबल्स हैं, तो वहाँ पे आप OLS मेथड कैसे यूज करेंगे, आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। तो ये लीस्ट स्क्वायर अप्रोच है ब्रॉडली, जहाँ आप यूज कर सकते हैं। और इसमें से अभी थोड़ा सा हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में और जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। ये सारे ट्रेडिशनल डेवलपमेंट्स हैं जहाँ पे आप सिंगल इक्वेशन मेथड यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर है, वो GLM का मॉडिफाई करके हम लोगों ने बनाया है जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर अप्रोच। और वहाँ ऑटो कोरिलेशन की अगर समस्या, हेटेरोजेगोसिटी की समस्या है, तो आप जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं, वो भी सिंगल इक्वेशन मेथड है। वहाँ पे आपको वेरिएबल्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और वेरिएबल्स मॉडिफाई करके फिर आप ऑटो कोरिलेशन और हेटेरोजेगोसिटी के एनालिसिस कर सकते हैं, JLS जनरलाइज्ड लीस्ट।
दूसरी तरफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड जहाँ पे सिंगल इक्वेशन नहीं है, मल्टीपल इक्वेशंस हैं, दो या दो से अधिक हैं, वहाँ आप इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर यूज कर सकते हैं, एक मेथड है। इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल मेथड है दूसरा। टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर है, यानी आप दो अलग अलग स्टेजेस में लीस्ट स्क्वायर इस्तेमाल करें। थ्री स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड है, और फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड है, और लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड है। तो ये 6 मेथड हैं, फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड, लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर है, और थ्री स्टेज लीस्ट स्क्वायर है, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर है, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल मेथड है। तो ये सारे मेथड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न इकोनोमेट्रिक्स है, वहाँ पे इन्हीं मेथड्स को थोड़ा डिफरेंट रूप में आप इस्तेमाल करते हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे। और वो हमने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे उसको टेकअप किया है कि कई बार सिंगल और कई बार मल्टीपल इक्वेशन मेथड्स हैं, और जो मॉडर्न इकोनोमेट्रिक्स है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं। टाइम सीरीज मॉडलिंग कहलाती है, पैनल डेटा मॉडलिंग कहलाता है, लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल मॉडलिंग है। और लास्ट में हमने यहाँ पे मल्टीपल इक्वेशन वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल लिया हुआ है, थोड़ा सा वो छिप रहा है लेकिन उसका भी जिक्र करेंगे। तो कुल मिला के जो मॉडर्न इकोनोमेट्रिक्स है उसमें ये 4 चीजें हैं, सिंगल और मल्टीपल इक्वेशन मेथड्स वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। पहला है टाइम सीरीज मॉडल, दूसरा है पैनल डेटा मॉडल, तीसरा है लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल, और लास्ट में मल्टीपल इक्वेशन वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल। और सबसे पहले इसमें हम टाइम सीरीज मॉडलिंग की बात करते हैं, जो बहुत पॉपुलर है आजकल, टाइम सीरीज मॉडलिंग। और टाइम सीरीज मॉडलिंग हम लोग सबसे पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इसका डिस्कस कर सकते हैं। डायनेमिक मॉडल्स भी हम उसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लैग्स एंड डायनेमिक मॉडल्स। और वहाँ पे अगर मॉडल ऑटो रिग्रेसिव है, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अपनी पास्ट वैल्यू पर बेस कर रहा है, ऑटो रिग्रेसिव, और साथ में जो एरर टर्म्स हैं दे आर फॉर्मिंग मूविंग एवरेज टर्म। तो एरर टर्म्स अगर मूविंग एवरेज कंपोनेंट हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अपनी पास्ट वैल्यूज पर बेस कर रहा है, साथ ही साथ अगर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उसकी करंट और पास्ट वैल्यूज भी है, तो वहाँ पे हम AR-MA मॉडल ऑटो रिग्रेसिव, AR ऑटो रिग्रेसिव, MA मूविंग एवरेज, ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं। और ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग अप्रोच आप वहाँ यूज कर सकते हैं, ADL अप्रोच है, और इसको आप कंप्यूटर से अच्छे से एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर हैं, चाहे ईव्यूज आप ले लें, स्टैटिस्टिका ले लें, तो वहाँ पर आप इसको एस्टिमेशन कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो एरमा की जगह हमने एरिमा वर्ड यूज किया है, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मॉडल्स। ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज मॉडल्स में क्या है, हम ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज, और एक वर्ड बीच में नया लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि हमें सीरीज को डिफरेंस करना पड़ता है, और डिफरेंसिंग करते हैं ताकि वो स्टेशनरी हो जाए और उसका यूनिट रूट एग्जिस्ट ना करे।
तो इन ऑर्डर टू मेक द सीरीज स्टेशनरी हम उसे डिफरेंस करते हैं, और सीरीज को जितनी बार डिफरेंस करेंगे फिर हमें बाद में जब एस्टिमेशन कर लेंगे वैल्यू निकालनी होगी तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेशन मूविंग एवरेज मेथड कहते हैं। इसको बॉक्स जेनकिन ने पॉपुलर किया, इसलिए इसे बॉक्स जेनकिन मेथड भी कहते हैं। मैनुअली कंप्यूट करना बहुत डिफिकल्ट है। आपको ब्रॉडर स्टेप्स हम लोग बता सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से हम लोग इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो जब भी आप एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड पढ़ेंगे आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, ताकि आप उसके माध्यम से एस्टिमेशन जो डिफरेंट मॉडल्स उनका सीख सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। और इसी टाइम सीरीज मॉडलिंग में को इंटीग्रेशन है। को इंटीग्रेशन में हम लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वैल्यूज निकालते हैं और शॉर्ट टर्म में एरर करेक्शन मॉडल फॉर्मुलेट करते हैं। को इंटीग्रेशन जो है बेसिकली मतलब है कि कई बार दो सीरीज आपस में को इंटीग्रेटेड होती हैं। को इंटीग्रेटेड का मतलब है कि जैसे इनकम और कंजम्पशन है, तो दोनों सीरीज साथ साथ बढ़ रही हैं, और लेकिन वो एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, दे आर नॉट ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो कई बार ऐसी सीरीज आपको देखने को मिलेंगी, आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए कि दे आर मूविंग टुगेदर एंड नॉट ड्रिफ्टिंग अपार्ट, और अगर वो ड्रिफ्ट अपार्ट नहीं कर रही हैं तो दे आर सीरीज इज सेड टू बी को इंटीग्रेटेड। को इंटीग्रेशन के टेस्ट हैं, उन टेस्ट से आप उसे चेक कर सकते हैं वेदर सीरीज आर को इंटीग्रेटेड और नॉट। और अगर सीरीज को इंटीग्रेटेड है तो फिर उसमें यहाँ पे मैंने दिया हुआ एंजल यू 4 स्टेप एस्टिमेशन मेथड है, जिसे आप मैनुअली भी कर सकते हैं, OLS पर बेस्ड है, लेकिन अलग अलग स्टेप्स हैं उसके। तो एंजल यू 4 स्टेप एस्टिमेशन मेथड से आप को इंटीग्रेशन रिग्रेशन से पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। वो आपको लॉन्ग रन वैल्यूज देंगे इक्विलिब्रियम में क्या होंगी, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म एरर करेक्शन मॉडल है कि टू व्हाट एक्सटेंट जो डिसइक्विलिब्रियम है शॉर्ट रन में वो रेक्टिफाई हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका डिटेल जब पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में तब हम लोग ज़्यादा डिटेल में आपको बताएंगे। अभी तो केवल जो मेथोडोलॉजीज हैं इकोनोमेट्रिक्स की ब्रॉडर उसका डिस्कशन, उसका कवरेज आपको बता रहे हैं। और इसके बाद आर्च मॉडल एक है, ARCH लिखा है, ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडस्टिसिटी मॉडल। आर्च मॉडल का यूज बेसिकली जो है वो फाइनेंशियल टाइम सीरीज एनालिसिस में होता है, कि जैसे आप स्टॉक मार्केट देखते हैं कि जो स्टॉक प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, या एक्सचेंज रेट है वो डे टू डे वेरिएशन बहुत हाई है, इन्फ्लेशन रेट है वेरिएशन बहुत हाई है। तो इनकी अगर हमें एनालिसिस करनी है तो हम आर्च मॉडल्स के थ्रू कर सकते हैं, ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडस्टिसिटी मॉडल्स, और इनका एस्टिमेशन फिजिबल GLS मेथड से या मैक्सिमम लाइवलीहुड मेथड से आप कर सकते हैं। आर्च है, गार्च है, अलग अलग मेथड्स हैं जिससे आप इनका एस्टिमेशन कर सकते हैं। आर्च मॉडल है और जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडस्टिसिटी मॉडल्स हैं। तो इनका बेसिकली यूज जो है वो फाइनेंशियल टाइम सीरीज मॉडलिंग के लिए है, और फाइनेंशियल टाइम सीरीज मॉडलिंग का मतलब है स्टॉक प्राइसेस है, एक्सचेंज रेट है, इन्फ्लेशन रेट है,
इन सब चीज़ों का अगर आपको अध्ययन करना है तो आप आर्च मॉडल्स के माध्यम से कर सकते हैं। तो टाइम सीरीज मॉडलिंग में मैंने ये 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है: डिस्ट्रीब्यूटेड, लैग एंड डायनामिक मॉडल्स। यूनिट रूट में एरिमा मॉडल्स हैं और को इंटीग्रेशन में एंजल यू 4 स्टेप एस्टिमेशन मेथड है। और आर्च जो फाइनेंशियल टाइम सीरीज के लिए है उसमें फिजिबल जीएलएस या मैक्सिमम लाइवलीहुड मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद टाइम सीरीज मॉडलिंग के बाद थोड़ा पैनल डाटा मॉडलिंग भी आजकल चल गई है। पैनल डाटा जो है, आपने 2 तरह का डाटा आपको पहले बता ही चुके हैं हम। क्रॉस सेक्शन जो अक्रॉस डिफरेंट इनकम ग्रुप्स हो सकता है, कंजम्पशन ग्रुप्स हो सकता है, या अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स हो सकता है, या अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज हो सकता है, अक्रॉस डिफरेंट एंटाइटीज, कोई भी हो एंटाइटीज हो आप ले सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, डिफरेंट बैंक। तो वो क्रॉस सेक्शन डाटा है। टाइम सीरीज डाटा जो कंटिन्यूसली हम किसी एक वेरिएबल का डाटा कलेक्ट करते हैं या मल्टीपल वेरिएबल्स का करते हैं। 1980 से लेकर 2018 तक डाटा आपने कलेक्ट किया, टाइम सीरीज डाटा। और कई बार हम इसको पूल कर देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डाटा भी कहलाता है ये। तो पूलिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सीरीज इज कॉल्ड पैनल डाटा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है तो हम लोग पैनल डाटा का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार बड़े रिमार्केबल रिजल्ट इससे मिलते हैं। 2 मॉडल है, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल और रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो ज़्यादातर फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल का यूज़ है, और कैसे आप उससे एस्टिमेशन करेंगे, हाँ, वो जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन पैनल डाटा बेसिकली ये है कि टाइम सीरीज डाटा और क्रॉस सेक्शन की पूलिंग को जब हम पूल करते हैं तो तब हम उसे कहते हैं कि ये पैनल डाटा है। तो पैनल डाटा इज बेसिकली द पूलिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सीरीज डाटा। इसमें फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट्स मॉडल। और ये थर्ड कैटेगरी जो है ये लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब ये है आपने डमी वेरिएबल पढ़ा, तो डमी वेरिएबल आपने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में पढ़ा, ये आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डमी है। लेकिन कई केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आपका डमी है, यानी आप उसको मेजर नहीं कर सकते। और खासकर जैसे लेबर इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, वहाँ पे डमी वेरिएबल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, या लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल का, या एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में। जैसे लेबर इकोनॉमिक्स है, वहाँ आप ये देखना चाहते हैं कि माइग्रेशन होगा या नहीं हो रहा, और ये भी देखना चाहते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, क्यों है। तो कई बार आप लेबर इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक पढ़ते हैं या एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल का मॉडलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लॉजिक मॉडल से प्रॉफिट मॉडल। तो जब आपको लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताएंगे तो लॉजिक प्रॉफिट मॉडल्स के बारे में भी बताया जाएगा। और लास्ट है मल्टीपल सिंगल इक्वेशन मॉडल्स हैं। इसमें वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल है, जहाँ पे VAR मॉडल बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे रिवर्स कॉजेलिटी एग्जिस्ट करती है, x causes y एंड y causes x। तो वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल में ये एडवांटेज है कि फोरकास्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको GDP फोरकास्ट करना तो आप वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि GDP और इन्वेस्टमेंट में बहुत गहरा रिश्ता है। लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या
टू वे रिवर्स कॉजैलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्योंकि रिवर्स कॉजैलिटी का होना जरूरी है, तभी आप VAR मॉडल यूज कर सकते हैं। X causes Y, Y causes S, तो आपको दो अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ेंगे और फिर उसके माध्यम से उसको सॉल्व करके आगे फिर आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। वो पूरा डिटेल में आपको जब बताया जाएगा तभी आप उसको समझ पाएंगे। यहाँ तो खाली मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स की बात है, और उस मेथोडोलॉजी में जैसे आपको पहले बताया कि सिंगल इक्वेशन मेथड्स हैं, मल्टीपल इक्वेशन मेथड्स हैं, उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड्स हैं। और अब जो मॉडर्न जो इकोनोमेट्रिक्स है वहाँ पे टाइम सीरीज मॉडलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल्स को पढ़ेंगे और ADL अप्रोच है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल अप्रोच। और इसके अलावा कई बार आप OLS मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि यूनिट रूट एग्जिस्ट करता है वेरिएबल्स के बीच में, और उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एरिमा मॉडल्स की बात यहाँ कही है, बॉक्स जेनकिन मेथड है, उससे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। और कई बार जो वेरिएबल्स XY हैं वो आपस में कोइंटीग्रेटेड हैं, यानी दे मूव टुगेदर इधर इन द अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डज नॉट ड्रिफ्ट अपार्ट, और वो आपस में ड्रिफ्ट नहीं करते। तो अगर कोई इंटीग्रेशन है तो एंजल U 4 स्टेप एस्टिमेशन मेथड है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर फाइनेंशियल टाइम सीरीज है जहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत अधिक हैं तो वहाँ आर्च मॉडल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, और वहाँ पे फिजिबल GLS और मैक्सिमम लाइवलीहुड मेथड है। दूसरा है पैनल डेटा मॉडल। पैनल डेटा में क्या है कि आप दोनों सेक्शन और टाइम सीरीज को पूल करते हैं और पूलिंग करने के बाद एस्टिमेशन करते हैं। इसमें फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट मॉडल है, तो दोनों मॉडल के बारे में आपको बताया जाएगा, और ज्यादातर फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल हम लोग यूज करते हैं। लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, कई बार जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डमी होता है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो वहां आप लॉजिट और प्रॉफिट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। उनका इंटरप्रिटेशन भी अलग है, एस्टिमेशन कैसे होगा वो आपको जब पढ़ाएंगे वहां बताया जाएगा। और लास्ट में मल्टीपल सिंगल इक्वेशन है वेक्टर ऑटो रिग्रेशन के केस में, जैसे क्योंकि वहां रिवर्स कॉजैलिटी एग्जिस्ट करती है, X causes Y एंड Y causes X, तो जहाँ रिवर्स कॉजैलिटी एग्जिस्ट करे वहाँ VAR मॉडल आप यूज करके बहुत अच्छा मेथड है वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल, और उससे आप फोरकास्ट कर सकते हैं सीरीज X को या Y को, आप दोनों को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडर मेथड्स हैं जो इकोनोमेट्रिक्स में इस्तेमाल होते हैं, और ज़्यादातर जो मॉडर्न इकोनोमेट्रिक मेथड्स बताए हैं ये आप सेमेस्टर 4 में पढ़ेंगे, और उसमें से जो ट्रेडिशनल इकोनोमेट्रिक्स है उसका एक मेजर पोर्शन हम जो है सेमेस्टर 3 में कवर करेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सेमेस्टर 4 में ये बाद वाला हिस्सा कवर करेंगे, और इसके अलावा और भी है सेमेस्टर 4 में, ये बाद वाला है। और सेमेस्टर 3 में बेसिकली जो मेजर पोर्शन है वो ट्रेडिशनल इकोनोमेट्रिक्स है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये एक हिस्सा है यूनिट 1 का जो आज आपसे डिस्कस हमने किया है, और बस इतना ही अभी कहना चाहेंगे कि आपको एक हमने बैकग्राउंड दे दिया इकोनोमेट्रिक्स क्या है, मैथोडोलॉजी क्या है, और फिर इसके आगे हम लोग डिस्कशन और करेंगे। लेकिन अभी हमने लेक्चर छोटा रखा है क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि आप सब अपने को एस्टिमेट कर लें, एवेल्युएट कर लें, और क्या पेपर लेना है उसको डिसाइड कर लें। जितना जल्दी कर लें उतना ही अच्छा, क्योंकि क्लासेस जो है शुरू हो चुकी हैं, और आपके लिए भी उतना ही बेहतर है कि जितना जल्दी
डिसीजन लें और उस पेपर का आप लोग अपना अध्ययन शुरू कर दें। लास्ट में मैंने बुक्स के बारे में भी बताया है। कुछ बुक्स हैं, जॉनस्टन और डिनार्डो है, 4th एडिशन है। सॉरी एयर मैंने यहाँ 85 गलत लिख दिया, ये टाइपिंग में से एरर हो गई है। जॉनस्टन डिनार्डो है, इकोनोमेट्रिक मेथड्स, मैकग्रॉ हिल 4th एडिशन सिंगापुर। एयर सॉरी मुझसे गलती है, 1985 नहीं है। आई एम रियली सॉरी। मैं ये चेक करूँगा फिर आपको बता दूंगा। जब अगला प्रेजेंटेशन करेंगे तो इसका सही ईयर मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा। यहाँ पे गलती है मुझसे, आई रिग्रेट एंड अपोलोजाइज फॉर इट। दूसरी है गुजराती गुना पोर्टर और गुनाशेखर की, और बेसिक इकोनोमेट्रिक्स है और मैकग्रॉ हिल है। यहाँ पे भी यार थोड़ा सा मुझे टाइप करने में मुझसे गलती हुई है। ये दोनों मैं एयर सही करके आपको दूंगा। यहाँ 5th एडिशन है, बाकी चीज़ें ठीक हैं। गुजराती के नाम से काफ़ी मशहूर किताब है और स्पेशल इंडियन एडिशन मैकग्रॉ हिल वालों का है। इसको आप रेफर कर सकते हैं। तो 2 किताबें आपको बताई हैं, इसके अलावा भी और बहुत सी बुक्स हैं जिनको आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा किताबें आप पढ़ेंगे इकोनोमेट्रिक्स में उतना कन्फ्यूजन जनरेट हो सकता है। तो कम से कम ये 2 किताबें तो जरूर पढ़िए। जॉनस्टन डिनार्डो की है इकोनोमेट्रिक मेथड्स और गुजराती गुणशेखर की है। इसके अलावा आपको मैंने कुछ यानी पहले जब ईटीए पढ़ते बताई थी थ्योरी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, उसको आप रख सकते हैं और उसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। और आप अपना निर्णय ले लीजिए जो भी आपको लेना है, वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस पेपर एडवांस इकोनोमेट्रिक मेथड, या आप नया कोई अपना ऑप्शन लेना चाहते हैं। और only those students should opt who have good mathematical background, knowledge of statistics, and if they are well versed with what has been taught in ETA paper, then they should definitely opt for it. वो उसे opt कर सकते हैं। So my good wishes to all of you, and please give your feedback. आप अपना कमेंट दीजिए और फीडबैक देते रहिए, क्योंकि उसी से हम लोग अपने लेक्चर को इफेक्टिवली ला सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। हमारा मेन मकसद इसे YouTube पे लोड करने का ये है कि स्लाइड बैकग्राउंड भी है और वर्बल पोजीशन भी है, तो दोनों को आप कोलेट करके चीज़ों को निकाल सकते हैं। कई बार एक बार चीज़ समझ नहीं आती, आप स्लाइड को और पोजीशन को रिपीट भी कर सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदा है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ असेट फॉर यू। और बाकी अगर आपको कोई और चेंजेस चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए तो आप उसे बता सकते हैं। थैंक्स एंड गुड विशेस टू यू।